पीसीएस इनसाइट पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। पिछली बार हमने संविधान निर्माण और उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उस पर बात की थी जी। आज हम उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संविधान होता क्या है। क्या ये बस एक मोटी सी किताब है नियमों की, या इसका मतलब कुछ और है, कुछ गहरा है? बिल्कुल। तो आज हम इसी पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना, उदाहरणों के साथ, विचारों के साथ, ताकि ये पूरी अवधारणा स्पष्ट हो सके। जी हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि किसी भी समाज को संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या बिना इसके काम नहीं चल सकता? ये बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल है। आप सोचिए, एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ कोई नियम कानून है ही नहीं। जैसे थॉमस हॉब्स और दूसरे विचारकों ने सोचा था, जी। प्राकृतिक अवस्था। हाँ, स्टेट ऑफ नेचर। हाँ, हॉब्स का मानना था कि ऐसी हालत में हर किसी को अपनी जान बचाने का हक है, लेकिन इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी? हाँ, मतलब अपनी रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। अब अगर हर कोई ऐसा करने लगे तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल, एक निरंतर युद्ध की स्थिति, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चलेगा। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो इसी अराजकता से बचने के लिए, समाज को एक साथ शांति से चलाने के लिए कुछ न्यूनतम नियमों पर सहमत होना पड़ता है, ताकि लोगों में आपसी तालमेल बने, एक भरोसा कायम हो। यहीं से संविधान की जरूरत पैदा होती है। ये वो बुनियादी नियम हैं जो तय करते हैं कि हम सब मिलकर कैसे रहेंगे। तो मतलब ये एक तरह का सामाजिक समझौता है। हाँ, कह सकते हैं। हॉब्स ने इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा था। ये समाज में व्यवस्था और स्थिरता लाता है। समझ गई। तो ये जरूरत वाली बात तो ठीक है, पर अगर हम शब्द पर आए, संविधान, हाँ, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? परिभाषा क्या होगी इसकी? देखिए, संविधान शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूएरे से आया है। कंस्टिट्यूरे। हाँ, अच्छा। इसका मतलब होता है स्थापित करना या व्यवस्थापित करना। टू सेट अप। हाँ, अच्छा। तो मूल रूप से संविधान उन सिद्धांतों और नियमों का एक समूह है जो किसी देश की या किसी संगठन की नींव रखते हैं। ये तय करते हैं कि सरकार कैसे बनेगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी, वो काम कैसे करेगी, और सबसे जरूरी, सरकार और नागरिकों के बीच का रिश्ता कैसा होगा। मतलब उनके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं? तो ये देश का सबसे बड़ा कानून हुआ। बिल्कुल। इसे देश का मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून भी कहते हैं। मतलब देश के सारे दूसरे कानून इसी के दायरे में बनेंगे, इसी के अनुसार होंगे। कोई भी कानून संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता। और विद्वानों ने इसे कैसे देखा है? अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से कहा है। जैसे गेटिल कहते हैं कि ये वो सिद्धांत है जो राज्य का स्वरूप तय करते हैं। केसी वेयर के अनुसार ये नियमों का वो कलेक्शन है जो सरकार को स्थापित करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अच्छा। वेड और फिलिप्स इसे एक खास कानूनी मान्यता वाला दस्तावेज कहते हैं। हाँ। तो मूल बात यही है कि ये वो रूल बुक है जिससे देश चलता है। तो ये सिर्फ सरकार बनाने के नियम नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। पूरे शासन का आधार, नागरिक संबंध, सब कुछ। जी हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो फिर इसके मुख्य काम क्या क्या होते हैं? मतलब एक संविधान करता क्या क्या है असल में? इसके कई बहुत महत्वपूर्ण काम हैं। देखिए, समाज कितना विविध होता है ना। हाँ बिल्कुल। अलग अलग सोच, अलग अलग जरूरतें, संविधान इन सबको एक साथ लाने की कोशिश करता है। तो पहला काम तो है तालमेल और भरोसा बनाना। तालमेल कैसे? ये कुछ ऐसे बुनियादी नियम देता है जिन पर ज्यादातर लोग राजी हों। इससे एक भरोसा बनता है कि भाई सब इन नियमों को मानेंगे, कोई मनमानी नहीं करेगा। अच्छा, और? दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि समाज में फैसले कौन लेगा। मतलब कानून कौन बनाएगा, सरकार कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होंगे, ये सारी प्रक्रिया तय करता है। शक्ति किसके हाथ में होगी ये बताता है। यानी शक्ति का स्रोत तय करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ शक्ति देता ही है या उस पर कोई रोक भी लगाता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। और यहीं उसका तीसरा बहुत जरूरी काम आता है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। लिमिट्स। जी, एक अच्छा संविधान सरकार को असीमित ताकत नहीं देता। वो बताता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती, खासकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों के जरिए। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आजादी, जीवन का अधिकार, ये सब सरकार की शक्ति पर अंकुश है। एक तरह की लक्ष्मण रेखा है कि सरकार इसे पार नहीं कर सकती। ठीक है, और कोई काम? हाँ, चौथा काम थोड़ा अलग है। ये सिर्फ सीमाएं नहीं लगाता,
बल्कि सरकार को कुछ सकारात्मक लक्ष्य भी देता है। समाज की उम्मीदें, आकांक्षाएं क्या हैं, ये बताता है। जैसे भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं, DPSP। वो अदालत में लागू नहीं होते, पर वो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि एक अच्छा न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए क्या करना चाहिए। एक विजन देते हैं। हाँ, भविष्य का एक रोड मैप। 5वां, संविधान राष्ट्र की एक बुनियादी पहचान भी बनाता है। बताता है कि हम एक देश के तौर पर क्या हैं, किन मूल्यों में यकीन रखते हैं। जैसे भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। बिल्कुल, ये हमारी प्रस्तावना में साफ लिखा है। ये हमारी सामूहिक पहचान है। और हाँ, ये मुख्य राजनीतिक संस्थाओं, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनको स्थापित करता है, इनके काम तय करता है और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य भी बताता है। ये तो बहुत सारे काम हो गए। वाकई ये किसी देश का पूरा ब्लूप्रिंट लगता है। हाँ, कह सकते हैं। पर क्या हर संविधान ये सारे काम ठीक से कर पाता है? क्या हर संविधान अच्छा ही होता है? मतलब एक प्रभावी संविधान के गुण क्या होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर संविधान अच्छा हो या सफल हो। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं। एक प्रभावी संविधान में कुछ खास बातें होनी चाहिए। जैसे कि? पहली बात, स्पष्टता और निश्चितता। भाषा साफ हो, कंफ्यूजन ना हो, नियम कायदे स्पष्ट हों ताकि उनकी मनमानी व्याख्या ना हो सके। दूसरी, व्यापकता। मतलब जीवन और शासन के जो जरूरी पहलू हैं वो सब इसमें आ जाएं। सरकार की शक्ति, नागरिक अधिकार, संस्थाएं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। लेकिन ज्यादा लंबा भी ना हो। हाँ, यही तीसरा गुण आता है, संक्षिप्तता। व्यापक हो पर गैर जरूरी विस्तार ना हो, बहुत ज्यादा जटिल ना हो। ठीक है। और चौथा, और शायद सबसे अहम, उपयुक्तता। संविधान उस देश की जमीन से जुड़ा होना चाहिए। उसकी हिस्ट्री, कल्चर, समाज, राजनीति, इन सब के हिसाब से हो। मतलब कॉपी पेस्ट ना हो। बिल्कुल। आप कहीं और का सबसे अच्छा संविधान ले आएं, लेकिन अगर वो आपके देश की परिस्थितियों में फिट नहीं बैठता तो वो फेल हो जाएगा। भारत ने भी बाहर से चीजें ली पर उन्हें अपने हिसाब से ढाला। ये बात तो सही है। वो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार जब चाहे बदल दे। लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए। जैसे भारत में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, वो स्थिरता देता है। हाँ, केशवानंद भारती केस। जी, लेकिन साथ ही उसमें समय के साथ बदलने की गुंजाइश भी होनी चाहिए। समाज बदलता है, नई जरूरतें आती हैं। अगर संविधान बिल्कुल कठोर होगा तो वो अप्रासंगिक हो जाएगा। तो मतलब जरूरत पड़ने पर बदला भी जा सके। हाँ, भारत का संविधान 100 से ज्यादा बार बदला गया है, फिर भी वो मजबूत है। ये उसका लचीलापन है। जैसे राइट टू प्राइवेसी जैसी चीजें बाद में व्याख्या से आई। तो ये संतुलन बहुत जरूरी है। ये स्थिरता और लचीलेपन वाला पॉइंट वाकई बहुत दिलचस्प है। आपने इतने सारे देशों के उदाहरण दिए, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो क्या हम संविधानों को अलग अलग प्रकारों में बांट सकते हैं? कितने तरह के होते हैं ये? हाँ, बिल्कुल। संविधानों को समझने के लिए उन्हें वर्गीकृत करना मददगार होता है। कई आधार हैं इसके। जैसे? पहला आधार है उत्पत्ति या विकास की प्रक्रिया। एक होते हैं विकसित संविधान, जो धीरे धीरे समय के साथ परंपराओं, अदालती फैसलों से बनते हैं। कोई एक दिन बैठ के लिखता नहीं है, जैसे ब्रिटेन का। दूसरे होते हैं निर्मित या अधिनियमित संविधान, जिन्हें एक खास सभा, जैसे हमारी संविधान सभा, सोच समझकर बनाती है। भारत, अमेरिका इसके उदाहरण हैं। अच्छा, एक धीरे धीरे बना, एक बनाया गया। हाँ। दूसरा आधार है स्वरूप या कोडिफिकेशन का। लिखित संविधान, जहां ज्यादातर नियम कायदे एक या कुछ दस्तावेजों में लिखे होते हैं, भारत, अमेरिका जैसे। और अलिखित संविधान, जहां कोई एक सिंगल संविधान नाम की किताब नहीं होती, शासन परंपराओं, कानूनों, अदालती फैसलों पर चलता है। अलिखित मतलब कुछ भी लिखा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं। कानून लिखे होते हैं, फैसले लिखे होते हैं, पर वो सब एक जगह संविधान के नाम से इकट्ठा नहीं होते। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल इसके उदाहरण हैं। ये बड़ा अजीब लगता है। इससे कंफ्यूजन नहीं होता होगा? हो सकता है, लेकिन वहां परंपराएं और कोर्ट के फैसले इतने मजबूत होते हैं कि काम चल जाता है। और कोई आधार? तीसरा आधार है संशोधन की प्रक्रिया। लचीला संविधान, जिसमें बदलाव करना आसान हो, जैसे आम कानून बदलना। ब्रिटेन का बहुत लचीला है। कठोर संविधान, जिसमें बदलाव के लिए बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है, अमेरिका का कठोर माना जाता है। और फिर मिश्रित, जैसे भारत का। कुछ चीजें आसानी से बदलती हैं, कुछ मुश्किल से। ये वही संतुलन वाली बात आ गई फिर से। जी। चौथा आधार है शक्तियों का बंटवारा, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच रिश्ते। एकात्मक संविधान में ज्यादातर या सारी शक्ति केंद्र के पास होती है, राज्य अपरांत अधीन होते हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस। संघीय संविधान में शक्ति केंद्र और राज्यों में बंटी होती है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा। और भारत?
भारत को अक्सर अर्धसंघीय कहा जाता है। यहाँ बंटवारा तो है, पर केंद्र ज्यादा मजबूत है और इमरजेंसी में तो ये लगभग एकात्मक हो जाता है। अच्छा, कोई और प्रकार? एक और आधार हो सकता है संविधान का उद्देश्य। कुछ संविधान प्रक्रियात्मक होते हैं, जो बस प्रक्रिया बताते हैं, सरकार कैसे चलेगी, अधिकार क्या होंगे। कुछ निर्देशात्मक होते हैं, जो समाज के लिए खास लक्ष्य तय करते हैं और सरकार को उन्हें पाने का निर्देश देते हैं। ये वर्गीकरण तो काफी कुछ साफ करता है, लेकिन एक शब्द और है जो आपने शुरू में भी बताया था और यूपीएससी ने भी पूछा है, संविधानवाद या संवैधानिक सरकार। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या किसी देश में संविधान का होना अपने आप में ये मतलब रखता है कि वहां संवैधानिक सरकार है, या ये दो अलग अलग बातें हैं? ये फर्क क्या है, ये समझना जरूरी लगता है। ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही महीन फर्क है। और नहीं, सिर्फ संविधान का होना काफी नहीं है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि जिस देश में संविधान हो वहां संविधानवाद या संवैधानिक सरकार भी हो। ऐसा क्यों? देखिए, संविधान तो बस नियमों का एक दस्तावेज है। वो नियम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। वो लोकतंत्र का समर्थन भी कर सकते हैं और तानाशाही को भी सही ठहरा सकते हैं। हिटलर के जर्मनी का भी अपना संविधान था, स्टॉलिन के रूस का भी। पर क्या वहां संवैधानिक सरकार थी? शायद नहीं। तो फिर संविधानवाद क्या है? संविधानवाद या संवैधानिक सरकार एक सिद्धांत है, एक सोच है। इसका मूल मतलब है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। सीमित सरकार मतलब ये कि सरकार की शक्तियां अनलिमिटेड नहीं है। सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। उसे संविधान के दायरे में, कानूनों के दायरे में रहकर काम करना होता है। अच्छा। वहां कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ होता है। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होते हैं। सरकार जवाबदेह होती है। शक्तियों का बंटवारा होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। ये सब संविधानवाद के लक्षण हैं। तो संविधान एक दस्तावेज है और संविधानवाद उस दस्तावेज के पीछे की भावना या सिद्धांत। बिल्कुल सही। आप चीन का उदाहरण लीजिए, उनके पास संविधान है, पर क्या वहां सरकार की शक्तियों पर वाकई सीमाएं हैं? क्या लोग खुलकर आलोचना कर सकते हैं? शायद नहीं। तो संविधान है, पर संविधानवाद कमजोर है। और ब्रिटेन का उदाहरण, वहां तो लिखित संविधान नहीं है। हाँ, लेकिन वहां सीमित सरकार, कानून का शासन, व्यक्तिगत आजादी की परंपरा बहुत पुरानी और मजबूत है। तो वहां अलिखित संविधान होने के बावजूद संविधानवाद काफी मजबूत है। तो यूपीएससी के सवाल का जवाब यही था कि संवैधानिक सरकार का मतलब है वो सरकार जो संविधान की शर्तों से बंधी हो, सीमित हो। जी हाँ, बिल्कुल यही। सरकार संविधान से ऊपर नहीं, उसके अधीन है। यही संविधान और संविधानवाद का कोर डिफरेंस है। ये बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। संविधान एक ढांचा है और संविधानवाद ये सुनिश्चित करता है कि जो उस ढांचे में है वो उसकी सीमाओं का सम्मान करें। सीमित सरकार का विचार ही इसके केंद्र में है। आज हमने संविधान की जरूरत, अर्थ, काम, गुण, प्रकार और ये संविधान बनाम संविधानवाद का अहम फर्क समझा। जी बिल्कुल। और चलते चलते एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ जरूर। संविधान के पन्नों पर बड़े बड़े सिद्धांत लिख देना, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये एक बात है। लेकिन उन सिद्धांतों की जो आत्मा है, जो भावना है, उसे शासन में, समाज में और हम सबके व्यवहार में उतारना, ये दूसरी और कहीं ज्यादा मुश्किल बात है। तो सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं या उन संवैधानिक मूल्यों को सच में जी रहे हैं? ये सवाल हमेशा बना रहेगा। बेहतरीन। वाकई सोचने वाली बात है कि हम संविधान के अक्षरशः पालन पर अटके हैं या उसकी आत्मा को समझ रहे हैं। उम्मीद है आज की इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को संविधान की अवधारणा को, उसके गहरे मतलब को समझने में काफी मदद मिली होगी। उम्मीद तो यही है। अगली बार हम खास तौर पर भारतीय संविधान की जो अनोखी विशेषताएं हैं उन पर और विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।